नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, फ्राइडे का सेशन तो आपने अच्छा एंजॉय किया होगा, अच्छी बड़ी मूव देखने को मिली। और क्योंकि अभी तक यूएस इलेक्शन की कोई क्लियर पिक्चर अभी तक हमें नहीं मिल रही। हाँ, 90% ट्रंप के हारने के चांसेस बने हुए हैं। तो लेकिन मार्केट उसको किस तरीके से अब रिएक्ट करेगी, अभी तक तो ट्रंप की पॉसिबिलिटी के कारण एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा था। अब उनके हारने की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो हो सकता है कि निफ्टी यहां से 300-400 पॉइंट करेक्ट हो जाए। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। तो मंडे के लिए हमें क्या पॉसिबिलिटीज मिलती हैं, चलिए एक बार उसको एनालाइज करते हैं। निफ्टी इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो जो क्लोजिंग मिली हमें 12,261 के आसपास की मिली, जो इंडियन मार्केट के हिसाब से। लेकिन अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, जो सिंगापुर निफ्टी है वो क्लोज हुई है 12,357, यानी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट और ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। तो अब मंडे में हो सकता है कि हम एक बार गैप अप खुल जाएं। तो मेरा एक ऊपर का टारगेट था 12320 का। अगर उसके ऊपर हम ओपन होते हैं तो जो हमारा निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जो तकरीबन 12,430 के आसपास का बनता है, हो सकता है कि हम उसकी तरफ एक बार बढ़ जाएं। तो पॉसिबिलिटी उस केस में हो जाती है। लेकिन 12,320 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर खुलते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद तो फिर नीचे क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी जब मार्केट के अंदर कोई बड़ी न्यूज़ आने वाली होती है तो कोई इंडिकेटर्स काम नहीं करते। ये इंडिकेटर्स केवल इनफ्लोज या ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए बनते हैं, लेकिन फ्यूचर में क्या किसी ने पैसा मार्केट में डालना है या कितना निकालना है, ये तो आप कोई नहीं कह सकता। तो इतनी बड़ी न्यूज़ के बाद मार्केट में एक बड़े रिएक्शंस देखे जाते हैं जिसमें इंडिकेटर्स का कोई काम नहीं होता। तो कॉन्शियस होकर विद हैजिंग ही ट्रेडिंग व्यू बनता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूं नीचे की तरफ। 12,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर 12,320 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसके बीच में फिलहाल निफ्टी मूव करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला तो हम 250-300 पॉइंट तो इजीली गिर जाएंगे, और 250-300 पॉइंट गिरने के बाद हम तकरीबन 12,000 के आसपास ही संभलेंगे। तो निफ्टी ने एक चीज़ और देखने वाली बात है, निफ्टी ने 11,950 से लेके 12,035 तक एक गैप बनाया था, गैप अप ओपन हुआ था। वो गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, तो हो सकता है इसको फिल करने के लिए भी एक बार करेक्शन आ जाए। और दूसरी एक चीज़ और देखने वाली बात है, आरएसआई भी देखिए तकरीबन तकरीबन 70 के आसपास है, तो इसको भी देखते हुए कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। हाँ, एमएसीडी ने हमें बुलिश क्रॉस ओवर दिया हुआ है। तो मिक्स रुझान है दोनों से। पॉजिटिव ट्रेंड है, ओवरबॉट हो रहे हैं, और बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाइंग बनती है, और बाइंग में ही रहना बनता है फिलहाल। अभी शॉर्ट नहीं सोचेंगे, शॉर्ट बिल्कुल सोचेंगे जब हम 11,950 ब्रेक करेंगे। तो एक सेंटिमेंट्स वीक हो जाएंगे। उस केस में हम 850 के नीचे जाते तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। तो अभी संभल के ट्रेड लीजिए। बैंक निफ्टी ने देखिए क्या मूव दिखाई है। जो मैंने कहा था कि ये गैप था जिसने फिल होना बाकी था, वो इसने फिल कर दिया। 26,800 के आसपास की क्लोजिंग, मतलब आप ये कह लो कि फरवरी मार्च के आसपास की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी, 8-9 महीने की क्लोजिंग हाई साइड पे है। तो इतने बड़े जो वी शेप रिकवरी आपने देखी, यहाँ से बिल्कुल वी शेप रिकवरी आई है। तो वी शेप हमारी यहाँ आके कंप्लीट होती है। तो यहाँ के ऊपर की मूव अब देखिए 25,200 के ऊपर जो मुझे 1,500 पॉइंट निकले हैं, अब इसमें से हमें 600 से 700 पॉइंट गिरावट मिल सकती है। कॉन्शियस होके ट्रेड बनेगा। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन मैं आपको आरएसआई में दिखाता हूँ। देखिए आरएसआई हम 73 तक जा चुके हैं, तो इसलिए मुझे एक करेक्शन की उम्मीद बनती है। वो जब शुरू होगी तब ही
आपने पोजीशन क्रिएट करनी है शॉर्ट साइड पर। ऐसे नहीं कि आरएसआई ओवर सोल्ड हो चुकी है, आपने पोजीशन शॉर्ट में क्रिएट कर दी, उसका इंडिकेशन मिलता है, उसके बाद पोजीशन क्रिएट करनी बनती है। तो अभी जिसने बाइंग नहीं करनी, तो इतने हाई लेवल पे मैं भी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। तो बिल्कुल आप साइडवेज होकर बैठ सकते हैं, डिप का वेट कीजिए, और अगर करेक्शन मिलती है तो जब करेक्शन शुरू होने वाली होगी तो हम सेल करके चलेंगे, लेकिन इतने हाई लेवल पे बाइंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन आरएसआई ओवरबॉट है, इसी वजह से मैं फ्रेश बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। हल्की सी भी डिप की शुरुआत होती है तो आप शॉर्ट पोजीशन विद स्टॉप लॉस आप क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रिलायंस, जिसने निफ्टी को पिछले 2 दिन में अच्छी बड़ी मूव दी है अपसाइड पर। इसको खुलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। रिलायंस रिलायंस ने अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन से एक अच्छी मूव दिखाई, देखिए। और जो एक प्राइस हमें चाहिए था 2040, उसके आसपास की एक क्लोजिंग आई है। 2040 क्रॉस हो गए, अगर हमने ट्रेड करना शुरू कर दिया तो आप 2100 बहुत स्पीड से देखेंगे, और 2100 के ऊपर की क्लोजिंग फिर से फर्दर हम नए हाइज देखेंगे। तो इसने अच्छे नीचे से अच्छी सपोर्ट जो 1850 के आसपास की थी उसको होल्ड किया, वहाँ से अच्छा बड़ा जंप, तकरीबन तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि 200 पॉइंट्स का जंप देखा। बिल्कुल बाइंग बनती है, लेकिन बुलिश क्रॉसओवर हमें हमें भी इंडिकेशन मिला नहीं है। देखिए बुलिश क्रॉसओवर मिलने के चांसेस बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं। ओवर सोल्ड हो चुका था, जिसमें अब एक स्ट्रेंथ दिखी है, तो आप इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस डीप बता देता हूँ। चलिए 1980 का स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग कर सकते हैं। शॉर्ट मत सोचिए। HDFC बैंक, देखिए मेरा टारगेट था 1283 का, अचीव हो गया, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। अब ये देखिए 1283 बिल्कुल टारगेट अचीव हो गया, इसको क्रॉस करके ही क्लोजिंग मिली है। तो आप फर्दर इसके अंदर अभी शॉर्ट मत होइए, ट्रेंड पॉजिटिव है, और बस इसी का ध्यान रखिएगा। देखिए RSI ओवरबॉट जोन में जा चुकी है, तो ज़्यादा अपसाइड की अभी मूव दिखती नहीं है, फिर भी ट्रेंड पॉजिटिव है, बुलिश क्रॉसओवर हमें मिला है, तो आप एक चांस और ले सकते हैं बाइंग साइड पर। तो आप 1285 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट 1340 का होगा नेक्स्ट टारगेट, मैं वर्बली आपको बोल देता हूँ 1340, मैं चलिए मेंशन भी कर देता हूँ, क्योंकि हम इसके बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास आ गए हैं। तो जो हाई था वो 1310 के आसपास का ही हाई था ऑल टाइम, तो उसके आसपास तो हमने आ गए, जबकि बाकी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स अभी 20 से 25% नीचे हैं। तो इसीलिए इसमें एक अच्छा बड़ा जंप देखा सकता है। अगर मार्केट थोड़ी सी भी नीचे की तरफ आएगी तो इसमें इसका रोल काफ़ी अच्छा होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंडस बैंक। इंडस बैंक ने मेरा टारगेट, देखिए पहले तो 700, ये जो मैंने एक टारगेट लगाया था 714 का, इसको भी क्रॉस कर दिया, और अब मेरा एक टारगेट है 806 का। देखिए ये 806 का मैंने एक टारगेट मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं कि यहाँ तक हम कितनी देर में पहुँचते हैं। तो बिल्कुल आप बाइंग करके चल सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस ले लीजिए 715 का, बाइंग में बैठिए, टारगेट होगा 807 का, यहाँ 800 का मान लीजिए। तो भाई शॉर्ट मत सोचिए, बाइंग में ही रहिए। एच डी एफ सी में मेरी खुद की पोजीशन शॉर्ट साइड पर है। उसका मेन रीज़न था कि इसमें हमने बहुत बड़ा एक जंप देख चुके हैं, लेकिन जो नीचे से बुलिश क्रॉसओवर दे रहा था, देखिए बुलिश क्रॉसओवर दिया है, तो मुझे लगा था कि यहाँ से एक नीचे डिप मिल सकती है, लेकिन यहाँ से ये वापस पलटा, तो मैंने पोजीशन तकरीबन यहाँ पे जब ये नीचे जा रहा था यहाँ पे क्रिएट की थी। तो मेरी 12,000 की कॉल बाय है और मैंने लॉट सेल किया हुआ है। ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं लग रहे, लेकिन उसके बाद इसने जैसे पलटा और क्रॉस ओवर दिया, तो मैं बाकी सबसे तो यही कह रहा हूँ कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। टारगेट होगा 2200 का, लेकिन मेरी अपनी पोजीशन कॉल बाय करके लॉट सेल किया हुआ है मैंने, तो विद हैजिंग है, ऐसा नहीं है कि मेरे को अनलिमिटेड कोई लॉस होगा, लेकिन हैजिंग पोजीशन है मेरी, और मैंने
शॉर्ट साइड पे पोजीशन एचडीएफसी में क्रिएट कर रखी है। तो आप बाइंग में रहिए। स्टॉप लॉस होगा 2070 का, टारगेट होगा 2200 का। कोटक महिंद्रा बैंक बड़ा रन अप, मेरी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत। मैं इतना बड़ा इसमें और जंप नहीं देख रहा था। 1650 के ऊपर मैंने कॉल बाय करके लॉट सेल करने के लिए बोला था। तो नो डाउट 30 जो कॉल में तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तकरीबन 30-40% का अप्रिशिएशन हो गया, लेकिन उसके अगेंस्ट में 60% का लॉस लॉट के अंदर है। लेकिन ये कोई अनलिमिटेड लॉस वाली कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, लिमिटेड रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड वाली वो थी। शॉर्ट की पोजीशन तो आप कभी भी कितना भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन अगर बाइंग करके कुछ चल रहे हैं, ऑप्शन बाई करके चल रहे हैं, उसका प्रीमियम डिके हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम आपने प्रीमियम और पे करना पड़ता है। जबकि सेल साइड पर आपको पैसा मिलता है। इसमें मैंने कॉल बाय की हुई है, कॉल में बाय करने के साथ साथ मेरा लॉट में पैसे लग रहे हैं। तो कॉल के पैसे मैं लेके अपनी पुट ऊपर वाली बेच सकता हूं। तो ये मेरे पे बहुत अच्छे ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं, जिसमें मुझे कोई नुकसान होगा नहीं। तो आप बाइंग में रहिए। स्टॉप लॉस होगा, अगर डीप स्टॉप लॉस है थोड़ा सा 100 का, 100 पॉइंट नीचे का 1600 के स्टॉप लॉस के साथ आपको बाइंग करनी पड़ेगी अगर यहाँ पे आप बाई करते हैं तो। क्योंकि बहुत ऊपर के जोन पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो शार्प डिक्लाइन भी देखा जा सकता है। हम हाईली ओवर बोट जोन के अंदर है। आप देखिए RSI 80 कभी देखी है इतनी ऊपर किया, इसमें कोटक में तो कभी आपको यहाँ पे दिखी थी, देखिए 78। उसके बाद कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। तो मैं इसके अंदर एक बड़ा करेक्शन उम्मीद कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो आप इसको बाइंग के लिए तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल मत बाई करिए। देखिए ट्रेंड पॉजिटिव है नो डाउट, लेकिन जो मैंने 1650 के ऊपर पोजीशन क्रिएट की थी कॉल बाय करके लॉट सेल करने की, किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी हो तो वो 1700 की कॉल बाय करके लॉट सेल कर सकता है। मिनिमम रिस्क है और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। जितना प्राइस नीचे जाता जाएगा उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इतने ऊपर RSI के ऊपर बाइंग नहीं बनती। आईसीआईसीआई बैंक कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 दिन से। तो देखते हैं इसकी क्या है। इसमें भी बुलिश सिग्नल है, लेकिन RSI इसकी भी हायर साइड पर है, इसलिए फ्रेश बाइंग मत करिए। जिसके पास पोजीशन है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस रखिएगा 427 का। तो आप होल्ड पोजीशन करिए, फ्रेश बाइंग मत करिए। ऑलरेडी काफ़ी ऊपर के प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी डिक्लाइन देखने को मिलती है तो हम 415 के नीचे आके फ्रेश शॉर्ट जरूर करेंगे। एक्सिस बैंक क्या कहता है? एक्सिस बैंक ने देखिए मेरे सारे ऊपर के टारगेट तकरीबन अचीव किए ही हैं। अब हमने 613 का एक नया टारगेट इसमें डिसाइड किया था, लेकिन जैसे बाकी स्टॉक्स में है बुलिश क्रॉस ओवर है, ठीक है, RSI ओवरबॉट होने वाली है, तो ज़्यादा बड़ी गुंजाइश मुझे दिख नहीं रहेगी। ये मेरा टारगेट 613 का जरूर है, हो सकता है उसके पहले हम एक डिप जरूर लें, उसके बाद की रैली हमारी ऊपर तक की होगी। तो कॉन्शियस होकर ट्रेड लीजिएगा, काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। 547 के ऊपर अगर हमारी ओपनिंग आती है और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप 540 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग में जाइएगा। अदरवाइज़ अगर हम नीचे ओपन होते हैं 540 के आसपास तो हो सकता है हम नीचे ट्रेड करते रहें, लेकिन जब इसकी एक डिक्लाइन की शुरुआत होगी तो बहुत तेज़ी से हम इसमें गिरेंगे भी। हम 525 कैसे आ जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा। एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि RSI अच्छे बढ़िया जोन के अंदर बैठी हुई है, तो एक डिक्लाइन बनता भी है। देखिए SBI ने देखिए कितना बड़ा गैप बनाया है। ये जो 210 से लेके 215 तक का ये गैप भी तो फिल होना है, और 220 के ऊपर प्राइस को जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। और मैंने ये आपसे कहा है कि अगर 220 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, देखिए क्रॉस हम 2 बार जरूर हुए हैं ऊपर, 222 223 तक गए हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है तो हम 231 तक की जर्नी फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्लोजिंग नहीं आ रही और गैप बना हुआ है, हो सकता है पहले ये गैप फिल हो और यहाँ से हम ऊपर भागें। तो कॉन्शियस हो गए, अगर कल हम
219 के नीचे खुलते हैं और नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं, तो 80 to 85% पॉसिबिलिटी है कि हम ये 209 तक का प्राइस एक बार फिर से देख लें। तो कॉन्शियस होके बैठिएगा। जो हमारे ट्रेडिंग जोन है, पहले ये था, फिर ये था, अब ये है। और देखिए हाई पे खड़े हैं, हाई से हम नीचे करेक्ट हो सकते हैं। इसका मेन रीज़न भी देखिए, आरएसआई कितने ओवर बॉट होने वाली है। सिग्नल बुलिश है नो डाउट, एमएसीडी ने हमें सिग्नल बाइंग साइड पे दिया हुआ है, तो इसलिए शॉर्ट जब दिखने लगे कि अब प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा तो ही शॉर्ट बनानी है। और 220 के ऊपर की क्लोजिंग पे तो बिल्कुल शॉर्ट नहीं करनी। तो एक बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है प्राइस। तो दोस्तों, ये वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरी आपसे विनती है कि आप 9 तारीख के सेशन को मेरी इस वीडियो के साथ एनालाइज कीजिएगा और इन स्टॉक्स के प्राइस मूवमेंट को ज़रूर ट्रैक कीजिए। और जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, क्या आपको देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है पर्टिकुलर इन 10 स्टॉक्स की मूवमेंट के बारे में, ना कि मैंने इतने में बाय किया है, मैंने इतने में रखूं या ना रखूं, मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन वीडियो से रिलेटेड, ना कि अपने कोई आपके पर्सनल क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव